गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप लोग की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही हो, क्योंकि एग्ज़ाम में अब कुछ ही दिन, कह सकते हैं कि 25 दिन आपके शेष बचे हुए हैं। 25 से 30 दिन ही शेष बचे हुए हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि झारखंड बोर्ड के द्वारा मॉडल सेट जारी किया गया है। उस मॉडल सेट का मैं ऑब्जेक्टिव करा चुका हूँ। उसका मैं आज सब्जेक्टिव वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं इसका सब्जेक्टिव बहुत जल्दी कराऊँगा। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि चीज़ों को समझना होता है कि कैसे लोगों को देना है, कैसे आप लोग को समझाया जाए कि आप लोग एग्ज़ाम हॉल तक उस चीज़ को लेकर जाए और उतना ही में सारा चीज़ लिख कर आए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पढ़ लिए बहुत सारा, लिख कुछ नहीं पाए, तो ये समस्याएं होती हैं। तो चलिए आज के प्रश्नों को शुरू करते हैं। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और कुछ गलतियां रह जाती है तो इसमें आप कमेंट करके बताइए कि हाँ, यहाँ सुधार करना चाहिए, जैसे आवाज़ नहीं आ रहा है या कुछ पीडीएफ वगैरह की समस्याएं हैं। और इसको आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका पीडीएफ टेलीग्राम से या फिर कमेंट बॉक्स में पीडीएफ चाहिए करके या यस करके आप लोग लिख कर भेज दीजिए। मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। तो शीत युद्ध क्या होता है। तो शीत युद्ध वह स्थिति है जिसमें वातावरण तनावपूर्ण होते हैं, युद्ध नहीं होते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 से 1990 तक रहा। देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है, एक चीज़ समझ सकते हैं कि होता क्या है। तो की पॉइंट को आप लोग अंडरलाइन कीजिए। जैसे वातावरण क्या होता है, तनावपूर्ण रहता है, युद्ध नहीं होते हैं। 1945 से लेकर 1990 तक के जैसे उदाहरण में जरूर लिखा कीजिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनावपूर्ण स्थिति था, यही शीत युद्ध का दौर कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। अब देखिए, ये चीज़ों को 2 नंबर के लिए है, ज़्यादा चीज़ आपको लिखने की डिमांड नहीं है। ये एक वर्ड हो, 2 नंबर 2 मार्क्स का आपका जो प्रश्न है उसको आप 30 वर्ड में ही लिखिए। उससे ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा लिख भी देंगे तो आपको मार्क्स मिलने वाला नहीं है, और नहीं तो एग्जामिनर मार्क्स को डिक्रीज भी कर सकता है। तो चीज़ों को ध्यान रखें कि जब 2 नंबर का प्रश्न है वो खूब से खूब 30 वर्ड में लिखने का कोशिश करें। यही लिहाज से मैंने छोटा छोटा आंसरों को बनाया है, ताकि उस चीज़ को आप एग्ज़ाम हॉल में अपने कॉपी में लिख सकें। और एक चीज़ और दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए। आधा अधूरा पीडीएफ लेने से आप आधा अधूरा आप लोग देखेंगे तो उस चीज़ों को आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे और ना ही आप लोगों को याद हो सकेगा। तो यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो लेकर आऊँगा। दूसरा प्रश्न है आपके कि यूएनओ की सुरक्षा परिषद में स्थायी और कितने गैर स्थायी सदस्य हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सुधार लीजिएगा, यूएनओ कर लीजिएगा। यूएनओ की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य, देखिए मैंने नाम लिख रखा है, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया है। इसमें 10 गैर अस्थायी सदस्य होते हैं जिसे 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। अब देखिए, इसको याद कैसे करें। अस्थाई सदस्य आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको याद कैसे करें। तो मैं आप लोग को, देखिए कोई ट्रिक है वैसा कुछ मैं बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ट्रिक से चीज़ें ज़्यादा दिन तक आप लोग को याद रह नहीं सकते हैं। तो इस चीज़ को समझिए, 5 अस्थाई सदस्य। सबसे बड़ा नाम जो आप जानते हैं रूस का, और रूस का प्रतिद्वंदी अमेरिका को, ये 2 नाम तो आप भूलने वाले नहीं हैं। और तीसरा जो है, हम अपना चीन को जानते हैं। ये 3 नाम हम लोग को उम्मीद है कि आप लोग नहीं भूलिएगा। चौथा नाम याद करने में थोड़ा दिक्कत होता है, फ्रांस और ब्रिटेन। तो याद रखिएगा, ये फ्रांस और ब्रिटेन, ये 2 ऐसे नाम हैं जो अक्सर भूले जाते हैं। बाकी चीन, अमेरिका या फिर रसिया, इसको आप भूलेंगे नहीं। फ्रांस और ब्रिटेन ये ज़्यादातर प्रॉब्लम करता है, तो फ्रांस और ब्रिटेन को आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे याद कर सकते हैं कि भारत पर ब्रिटेन ने ज़्यादा दिन तक साम्राज्य उपनिवेश स्थापित किया था, और फ्रांस को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों देश हैं जो आपके भारत पे आप कब्जा किए हुए थे। आगे है, यूएनओ का मुख्य उद्देश्य क्या। देखिए, यूएनओ बनाया कब गया। तो 1945 में इसकी स्थापना हुई। कब, दूसरा विश्व युद्ध
सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इसको स्टेब्लिश्ड किया गया था, स्थापित किया गया था। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की रक्षा करना और सभी राष्ट्रों के बीच समान अधिकार व मैत्रीपूर्ण सहयोग का विकास करना। सबसे पहला जो इसका उद्देश्य है दोस्तों, वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की रक्षा करना है। और दूसरा है कि सभी राष्ट्रों के बीच समान अधिकार हो और मैत्रीपूर्ण सहयोग का विकास हो। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था किसके विचार पर आधारित है? तो सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था, सोवियत संघ कहने का मतलब रूस को समझेंगे, रूस को। सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था किसके विचार पर आधारित है? तो मार्क्सवादी लेनिनवाद सोवियत संघ के वैचारिक आधार था। यह पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध में थी और समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। तो याद क्या रखना है कि सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था किसके विचार पर आधारित थी? तो मार्क्सवाद और लेनिनवाद। ये था क्या, इनका कहना क्या था? तो पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में थी। ये लोग समाज के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरतों से प्रेरित थे। तो वहाँ के जो स्ट्रक्चर देखिएगा वो जनरली समाजवाद पर आधारित है, जबकि अमेरिका का बात करें तो वो क्या है? पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित है। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 36 नंबर प्रश्न है आपके कि तिब्बत के कौन से पारंपरिक नेता 1959 में भारत में शरण ली? तो उनका आंसर क्या हो जाएगा? दलाई लामा। देखिए ये तिब्बत के नेता थे। तिब्बत जो 1954 ईस्वी में चीन ने अपना अंडर में कर लिया, तो वहाँ के जो हेड थे, बौद्ध धर्म के जो सबसे हेड थे दलाई लामा, वो वहाँ से क्या किए? भाग करके भारत में हिमाचल प्रदेश में शरण ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, आसियान में कितने सदस्य हैं? आसियान में कितने सदस्य हैं? तो देखिए आसियान में वर्तमान में भी 10 सदस्य हैं। स्टार्टिंग में पूछा जाए तो 5 सदस्य थे। इनका नाम स्थापना याद रखिएगा कि 8 अगस्त 1967 को कहाँ हुई थी? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी। वर्तमान में इसके जो सदस्य देश हैं उसको जरूर लिखिएगा। 2 नंबर का मार्क्स है, तो इतना ही, यही नहीं कि आसियान में कितने सदस्य, तो 10 देश लिख करके काम चल जाएगा। ये वाला पॉइंट को आप छोड़ दें, पर इसमें जो देश है 5 देश, कम से कम 5-7 देश आप लोग कॉपी में लिख कर आइए। 2 में 2 मार्क्स मिलेगा दोस्तों, आप इस बात को यकीन कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि एक मोटिवेशन मिल सके कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ तो चलो कोई देखता भी है। लाइक वगैरह कमेंट्स वगैरह किया कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट शब्द से आप क्या समझते हैं? सिंडिकेट शब्द, तो कांग्रेस नेताओं के एक समूह को अनौपचारिक तौर पर सिंडिकेट के नाम से इंगित किया जाता था। यह समूह नेताओं के पार्टी के संगठन पर नियंत्रण था। देखिए बहुत सारी चीज़ों को भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही जितना क्वेश्चन पूछा गया है वही चीज़ को पढ़िए और वही चीज़ को याद करके जाइए एग्जाम में। अब यहाँ से प्रश्न है आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 3 मार्क्स के लिए हैं। 6 प्रश्न ही करने हैं, पर 8 प्रश्न इसमें दिए हैं। मैंने 8 का सॉल्यूशन करवाया है, जिसमें से आपको 6 प्रश्न ही करने हैं। तो पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या महत्व है? देखिए वीटो क्या होता है इस विषय में थोड़ा सा जानिए। देखिए 5 जो अस्थायी सदस्य हमने पढ़ा, अमेरिका, चीन, रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन, ये 5 सदस्यों के पास ही वीटो है। मतलब अस्थायी सदस्य के पास ही क्या है? अस्थायी सदस्य के पास ही ये वीटो दिया जाता है। ये वीटो होता क्या है दोस्तों? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र के महत्व निम्नलिखित है। इसमें यूएनओ में जब किसी देश के द्वारा किसी विषय पर प्रस्ताव लाया जाता है और यदि वह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी सदस्य में से किसी एक को यदि पसंद नहीं हो तो वह वीटो लगाकर उस विषय पर होने वाले निर्णय को रोक सकता है। यानी कहने का अर्थ है, मैंने उदाहरण भी लिख के रखा है कि तौर पर आप देखें तो भारत के अस्थायी सदस्यता को लेकर जब भी अमेरिका और रसिया के द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है तो अस्थायी सदस्य होने के नाते, यहाँ पे सुधार लीजिएगा, अस्थायी सदस्य होने के नाते वीटो का प्रयोग करके इस विषय पर होने वाले निर्णय को रोक देता है। यहाँ पे खाली चीन कर लीजिएगा दोस्तों, चीन। आगे है तीसरा,
अभी तक हमने देखा कि सर्वाधिक, अभी तक हम देखें तो सर्वाधिक वीटो का प्रयोग रसिया, रूस के द्वारा किया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि वीटो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, ये कंक्लूजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन में आप एक कंक्लूजन लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1962 के भारत चीन युद्ध के परिणाम, क्या क्या परिणाम हुए। तो देखिए, 1962 के चीन युद्ध के परिणाम निम्नलिखित हैं। भारत के सैनिक पराजय झेलनी पड़ी और भारत चीन संबंध पर इसका दीर्घकालीन असर हुआ। दूसरा पॉइंट है 1976 तक दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध लगभग समाप्त से हो गए। तीसरा पॉइंट, इसके बाद धीरे धीरे दोनों देशों के बीच संबंध में सुधार हुआ। 1981 में सीमा विवादों को दूर करने के लिए वार्ता की श्रृंखला शुरू की गई और वर्तमान में देखें तो भारत चीन के बीच रिश्ते साधारण बने हुए हैं। ये प्रश्न मैंने पॉइंट में ही लिखा है और आप लोग को भी कहूँगा कि इसको पॉइंट में ही आंसर दें, क्योंकि देखिए इस तरह का चीज़ें पूछा जाता है तो आप पॉइंट में ज़्यादा आंसर दें। पॉइंट में आंसर लिखने से फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को मार्क्स अच्छा मिलेगा, उसमें मार्क्स कटने की गुंजाइश नहीं होता और एग्जामिनर को भी पढ़ने में मज़ा आता है। अगला प्रश्न है मंडल आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, मैंने ऑब्जेक्टिव में बताया है कि मंडल आयोग से क्वेश्चन पूछा गया कि इसे लागू कब किया गया। चलिए, तो आपातकाल के बाद जब जनता पार्टी की सरकार आती है तो भारत के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के पहचान के लिए गठित किया गया था। इसे जनरली देखिए हुआ क्या कि जैसे ही आपातकाल 75 में लगता है तो 1975 के बाद से लोग कांग्रेस से थोड़ा सा अलगाव महसूस करते हैं, यानी कि उससे थोड़ा सा लोगों के मन में उनके प्रति थोड़ा सा नफरत का भाव आता है। इसी का फ़ायदा उठाकर बहुत सारी पार्टियां मिलकर के एक जनता पार्टी बनाती है और उनकी सरकार बन जाती है। तो जैसे ही ये जनता पार्टी की सरकार आती है तो ये चूँकि इस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लेकर के पहले से ही संविधान में प्रावधान किए गए थे, परंतु ओबीसी को लेकर के कुछ खास प्रावधान नहीं किए गए थे। तो जनता पार्टी की सरकार ने यही कोशिश की कि ओबीसी को आरक्षण दिया जाए, ओबीसी को आरक्षण प्रदान किया जाए। इसी को लेकर के बीपी मंडल ने इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी। इसे 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 1990 में इसे लागू किया गया। इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्नलिखित हैं। क्या क्या उद्देश्य हैं वो देखेंगे। तो अन्य पिछड़ी जातियों को सरकारी सेवा में 27% आरक्षण प्रदान किया जाए। केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा शामिल वैज्ञानिक, तकनीक तथा व्यावसायिक संस्थाओं में अन्य पिछड़ी जातियों के लिए 27% आरक्षण। अपनी पिछड़ी जातियों को आर्थिक सहयोग के लिए सरकार एक पृथक संस्था चाहे तो निश्चित करे। यानी ये सब सिफारिशें उनके द्वारा दी गई थी। बीपी मंडल को पूरा नाम याद रखिएगा, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल था। अगला प्रश्न है, राज्यों के भाषाई पुनर्गठन से क्या लाभ हुए। देखिए, मैं बार बार इस चीज़ों को कहूँगा दोस्तों कि ये वीडियो को आप स्किप करके ना देखें और ना ही आप इसको आधा पर छोड़ कर जाए। आधा पर छोड़ कर जाने से आपको कोई लाभ होने वाला तो है नहीं। दूसरा चीज़, एक चीज़ याद रखिएगा कि जब जो कंटेंट मैं लेकर आ रहा हूँ, यदि कोई कंटेंट इससे बेटर आप लोग को देता है तो आप हमें बताएं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ये स्टूडेंट लोग के हित में ये वीडियो लेकर आया हूँ। मैंने बहुत शोध करके क्वेश्चन बैंक हो या फिर एनसीईआरटी हो, उससे मैंने नोट्स तैयार किया हो, इसीलिए थोड़ा सा समय लगा है दोस्तों। बाकी अब आते हैं अगला प्रश्न में। 42 नंबर है, राज्यों के भाषाई पुनर्गठन से क्या लाभ हुए। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं, मैंने इसके बारे में ऑब्जेक्टिव में भी चर्चा किया है कि 1953 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई तो ये भाषाई आधार पर था, यानी कि भाषा के आधार पर, और भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था। तो आखिर इससे लाभ क्या हुए। देखिए, लाभ और हानियाँ दोनों पूछे जाते हैं, पर आप लोगों के क्वेश्चन में लाभ है। मैं जब वीवीआई प्रश्न लेकर आऊँगा तो उसमें लाभ हानियाँ दोनों बताऊँगा, क्योंकि इससे पहले भी आपके हानि के विषय में और लाभ के विषय में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ देखिएगा, तो भाषाई राज्यों का निर्माण यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि एक ही भाषा बोलने वाले लोग एक ही राज्य में रहें।
कुछ राज्यों की संस्कृति, जातीयता, भूगोल के आधार पर मतभेद को बनाए रखने के लिए जानबूझकर बनाया गया था। उदाहरणतः नागालैंड, झारखंड, उत्तराखंड। दूसरा है भाषाई राज्य बनाने के लाभ ने देश को अधिक एकजुट बनाया है। ये लाभ है कि अधिक एकजुट हुए हैं। भाषाई राज्यों से प्रशासन के भी काम भी क्या हुए हैं, आसान हुए हैं। तीसरा, भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन ने क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा किया। क्षेत्रीय आकांक्षा क्या है दोस्तों? जैसे हम मान के चले कि केंद्रीय पार्टी जो होती है या उन लोगों को कहें तो वो लोग को क्षेत्र स्तर से बहुत कम ही लगाव होता है। तो क्षेत्रीय पार्टी क्या है, जो आपके आसपास के जो नेता हैं, जैसे झामुमो हो गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये क्या करेंगे, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं ये, क्योंकि इनका फोकस अपने राज्य पर होता है। उनसे जनता की भावनाओं भी मान रखा जाता है। आगे प्रश्न है, ऑपरेशन इन्फिनिट रीच क्या है? देखिए 3 ऑपरेशन है। मैं इसमें इन्फिनिट रीच करा चुका हूँ, ऑपरेशन डिज़ार्ट, और एक ऑपरेशन और है जिसके विषय में हम वीवीआई प्रश्न जब लेकर आएंगे तो उसमें करेंगे। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन जैसी आए तो आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं इन्फिनाइट रीच क्या था। तो ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच क्विंटल के काल में, यानी क्विंटल जो आपके अमेरिका के राष्ट्रपति हुए, अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति थे, अमेरिका के राष्ट्रपति का दूसरा सैनिक अभियान था। ये हुआ क्या था? जनरली आतंकी संगठन अलकायदा, जो कि केन्या और दार इस सलाम तंजानिया में स्थित अमेरिका दूतावास में बम धमाके किए। ये बम धमाके कट्टर मुस्लिम विचारधारा पर आधारित थे। इसका बदला ही ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच था। देखिए कुछ नहीं होता है ये माफ कीजिएगा, ये जो अमेरिका के जो दूतावास थे केन्या में और तंजानिया में, वहाँ पे अलकायदा के द्वारा, अलकायदा अभी वर्तमान में आप देख सकते हैं अफगानिस्तान वगैरह में या पाकिस्तान में भी एक्टिव है अभी भी, तो अलकायदा के द्वारा दूतावास में बम धमाके कर दिए गए थे। तो इसी का बदला लेने के लिए अमेरिका ने इन्फिनाइट रीच लाया था। इस अभियान के अंतर्गत अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान के अलकायदा ठिकाने पर कई बार क्रूज मिसाइल से हमले किए। अमेरिका ने अपनी इस कार्रवाई के लिए संयुक्त राष्ट्र की अनुमति लेने के सिलसिले अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह नहीं की। इस ऑपरेशन को अमेरिका पर आरोप लगाया कि इससे अभियान के नागरिक ठिकानों पर भी निशाना साधा, जबकि इनका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं था। तो देखिए सबसे बड़ा चीज़ जो है, आपको देखिए 3 मार्क्स का प्रश्न है तो कुछ तो लगाना पड़ेगा ना, अब सिंपल में लिख कर नहीं जा सकते हैं ना, फिर मार्क्स कम आएगा। तो ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि ये हुआ क्या था। तो अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान के अलकायदा के ठिकानों पर क्रूज मिसाइल किया और उन लोगों को तहस नहस कर दिया, क्योंकि इनका जो दुश्मन था वो कौन था? अलकायदा ही था, अलकायदा ही था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में गठबंधन राजनीति का युग कब से प्रारंभ हुआ? देखिए गठबंधन होता क्या है, उस टर्म को डिफाइन किया जाए तो वह राजनीति जिसमें चुनाव के पहले अथवा बाद में आवश्यकता अनुसार दलों में सरकार के गठन या किसी अन्य मामले में सहमति बन जाए, उसी को क्या कहते हैं? गठबंधन कहते हैं। गठबंधन जैसे 2 पार्टियां मिलकर के एक सरकार का गठन करती है। आगे है 1967 के पहले सामान्यतः सभी राज्य कांग्रेस की सरकार थी, परंतु 1967 के बाद कांग्रेस के अंदर टूट होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण अन्य राजनीतिक दलों तथा क्षेत्रीय दलों को अपने राज्य में सरकार बनाने का मौका मिलता है। बीपी सिंह एवं चंद्रशेखर द्वारा संयुक्त मोर्चा सरकारी गठबंधन राजनीति के अच्छे उदाहरण हैं। देखिए उदाहरण आप लोग जरूर लिखा कीजिए। दूसरा पॉइंट है 1967 से लेकर 1975 तक अन्य राज्यों में तथा केंद्र में कांग्रेस की सरकार कुछ हद तक सीमित थी, परंतु 1975 के आपातकाल लगने के बाद कांग्रेस के प्रति लोग नाराज थे। इसी का परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जयप्रकाश नारायण एवं लोहिया ने आंदोलन शुरू कर दिया, जिसको संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। और 1977 में कांग्रेस पार्टी की हार होती है और विभिन्न पार्टियां मिलकर जनता पार्टी की सरकार बनाती हैं। उन्हीं समय से गठबंधन की राजनीति की शुरुआत मानी जाती है। तो उम्मीद है कि अच्छे से समझ पाए होंगे। अगला है, कौन सा देश दक्षेस के सदस्य हैं? देखिए दक्षेस सार्क, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, साउथ एशियन रीजनल कॉरपोरेशन होता है। यहाँ मैंने लिख रखा है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस। स्थापना जरूर लिखें, 8 दिसंबर 1985 को। इसका मुख्यालय आप लोग बताइएगा कहाँ है? चलिए मैं ही बता देता हूँ, इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका मुख्यालय है। आगे है
इसमें अस्थाई सदस्य याद रखिएगा सार के साथ, माफ़ कीजिएगा, इसका स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ है। सार का मुख्यालय बांग्लादेश के ढाका में है। ठीक है, बांग्लादेश के ढाका में है। इसको याद कैसे रखेंगे? बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका प्रमुख चार्टर को औपचारिक रूप से स्वीकार करेंगे। साथ ही 7 सदस्य देश हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव। इसमें याद क्या करना है? 2 चीज़ आप लोग याद कर लीजिए। एक, अफगानिस्तान इसका सदस्य नहीं है। अफगानिस्तान, ये आप लोग नोट करके लिख लीजिए, अफगानिस्तान इसका सदस्य नहीं है और म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाएंगे दक्षेस का। आगे, सोवियत संघ के विघटन के किसी एक कारण की चर्चा कीजिए। मैंने एक कारण नहीं, 3 कारण आपको लोग को बता दिया है। आप इसको लिखें, तीनों कारण को लिखें, क्योंकि ये 3 मार्क्स के लिए है, तो नहीं संभव है कि ये आपको एक लाइन लिखने पर आपको 3 मार्क्स मिले। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के कारण निम्नलिखित थे। पहला, सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संरचना आंतरिक रूप से कमजोर थी, जिसके कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा न कर सके। देखिए, यदि खाली समाज पर आप फोकस करेंगे तो पूंजी पैसा कहाँ से लाएंगे? तो कहीं ना कहीं आपका समाज क्या होगा? कमज़ोर होते जाएगा। क्योंकि देखिए, कुछ भी है, समाज पैसा से ही चलेगा। आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो पैसा से ही चलेगी। दूसरा है, कई वर्षों तक अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध रही, इससे उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई और फलस्वरूप लोग अपनी सरकार से असंतुष्ट हो गए। तीसरा पॉइंट, लोग गोर्बाचोव की धीमी सुधार की गति से असंतुष्ट थे। सोवियत संघ कम्युनिस्ट पार्टी से 70 सालों तक शासन किया और यह पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह ही नहीं रह गई थी। तो ये 5 पॉइंट को आप लोग, 4 पॉइंट को आप लोग देखिएगा। इसके बाकी के जो 6 प्रश्न हैं मैं उसका भी सलूशन ला दूंगा। देखिए, इसमें उसका सलूशन नहीं कराने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और आप लोग इसको देखते नहीं हैं। तो मैं उसको छोटा वीडियो बना करके 6 प्रश्नों का आंसर मैं ला करके आप लोगों के सामने सॉल्व कर दूंगा। बाकी फिर से मैं यही कहूँगा, यदि PDF चाहिए तो PDF यस लिख करके कमेंट में हमको कमेंट कर दीजिए, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, या टेलीग्राम से जुड़ करके भी आप PDF इसको प्राप्त कर सकते हैं। बाकी धन्यवाद दोस्तों।